दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के आज के प्रश्नों के बारे में। किस तरह के प्रश्न पूछे गए, क्योंकि प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, सो आने वाले एग्जामिनेशन में भी ये प्रश्न आने की संभावना है। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न पूछा गया कि आईसीसी विश्व कप 2023 कहां आयोजित किया जाएगा, इसके बारे में। आईसीसी विश्व कप मेंस के बारे में बात की जा रही है। 2023 में ये हमारा देश भारत में आयोजित किया जाएगा। अब आने वाले एग्जाम में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं कि ये इसका कितने नंबर का संस्करण होगा, ये इसका 13वां संस्करण होगा, इसको आईसीसी द्वारा आयोजित किया जाएगा। ध्यान रखिए, ये 9 फरवरी 2023 से लेकर 26 मार्च 2023 तक हमारे देश भारत में आयोजित किया जाएगा। अच्छा, रिसेंटली के एग्जाम में पूछा गया कि क्रिकेट वर्ल्ड कप का पहला संस्करण कहां खेला गया था और इसमें जीत किसने हासिल की थी। तो सबसे पहले 1975 में क्रिकेट का पहला विश्व कप खेला गया था, इंग्लैंड में खेला गया था। ध्यान रखिए, और इसमें वेस्ट इंडीज ने जीत हासिल की थी। भारत की अगर बात करें तो भारत 1983 में क्रिकेट विश्व कप का विजेता रहा है और 2011 में भारत जो है क्रिकेट विश्व कप का विजेता रहा है। यानी 2 बार भारत ने क्रिकेट विश्व कप जीता है, 1983 यानी 1983 में और 2011 में। ये कंप्लीट लिस्ट है 1975 से लेके 2019 तक के विनर की। 1975 में वेस्ट इंडीज ने जीत हासिल की थी और लास्ट 2019 में इंग्लैंड ने जीत हासिल की थी। भारत ने अब तक 2 बार जीत हासिल की है, 1983 में और 2011 में जीत हासिल की है भारत ने। आगे के प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यानी समर ओलंपिक किस देश में किया जाएगा, यानी इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इसकी मेजबानी पेरिस करेगा। ध्यान रखिए, 2024 की मेजबानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगी, जबकि 2028 में जो ये लॉस एंजलिस में आयोजित किया जाएगा। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि इस रिसेंटली जो है ओलंपिक कब आयोजित किया जाएगा। तो ये 2020 में आयोजित किया जाना था, बट कोरोना वायरस के कारण अब ये 2021 में आयोजित किया जाएगा जापान की राजधानी टोक्यो में। तो 2021 में जो आयोजित किया जा रहा है जापान की राजधानी टोक्यो में, इसका कितने नंबर का संस्करण है। तो इसका 32वां संस्करण है। ध्यान रखिए, 32वां संस्करण आयोजित किया जाएगा जापान की राजधानी टोक्यो में। 33 से आयोजित किया जाएगा पेरिस फ्रांस और लॉस एंजलिस में संयुक्त रूप से, और 28 में आयोजित किया जाएगा लॉस एंजलिस में। ध्यान रखिए। अगर 2016 की बात करें तो 2016 में इसके पहले आयोजित किया गया था ब्राजील में। हर 4 साल के अंतराल में यह आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और पूछा गया कि किस भारतीय ने पहला नोबेल पुरस्कार जीता था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने पहला नोबेल पुरस्कार जीता था। ध्यान रखिए, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। 1913 को उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। किस क्षेत्र में? साहित्य एंड लिटरेचर के क्षेत्र में दिया गया था। उनकी कृति गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कितने भारतीयों को अब तक नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो कुल 10 भारतीयों को अभी तक नोबेल पुरस्कार मिल चुका है टोटल। ध्यान रखिए, इनमें से रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे, 1913 को इन्हें मिला था। फिर वेंकट रमन जी हैं, हरगोविंद खुराना है, मदर टेरेसा है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है, अमर्त्य सेन है, एमएस नायपाल जी हैं, वेंकट रमन रामकृष्णन जी हैं, कैलाश सत्यार्थी है और लास्ट में अभिजीत बैनर्जी है। ये 10 भारतीय हैं जिन्हें की नोबेल पुरस्कार अभी तक मिल चुका है। अगला प्रश्न पूछ लिया गया विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी के बारे में। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट डेविड मालपास है और एमडी और सीईओ अंशुला कांत है जो कि भारतीय हैं। और अगर सदस्य देशों की बात करें तो वर्ल्ड बैंक में वर्तमान में 189 सदस्य देश है और ये क्या करता है, अपने सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रोवाइड करता है। एक प्रश्न पूछ लिया गया कि संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे। तो याद रखिए, ट्रेवी ली संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के पहले सेक्रेटरी जनरल थे। वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। अब जब बात आई है संयुक्त राष्ट्र की तो ध्यान रखिए, इसके बारे में कई प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी स्थापना के बारे में या तो फुल फॉर्म के बारे में। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर को हुई थी। इसी कारण से हम लोग 24 अक्टूबर को मनाते हैं संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके अटल बिहारी वाजपेयी प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यूनाइटेड नेशन में पहली बार भाषण दिया
किया था। अब यूनाइटेड नेशन की बात आई है, प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशन की आधिकारिक भाषाएं कितनी है। तो कुल 6 आधिकारिक भाषाएं हैं यूनाइटेड नेशन की, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रशियन और स्पेनिश, और कार्य करने वाली भाषाएं 2 है, अंग्रेजी और फ्रेंच। इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और वर्तमान में इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। और कुल देशों की संख्या जो इसमें शामिल है 193 है, ध्यान रखिए। आगे पूछ लिया गया कि तीसरा मैसूर युद्ध कब लड़ा गया। तो 1790 के आसपास तीसरा मैसूर युद्ध लड़ा गया था। कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए थे, ध्यान रखिए। आंग्ल मैसूर युद्ध का अर्थ होता है कि मैसूर राज्य तथा अंग्रेजों के मध्य के संघर्ष को हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। कुल 4 युद्ध लड़े गए थे। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच में लड़ा गया, द्वितीय 1780 में लड़ा गया, तीसरा 1790 में लड़ा गया और चौथा 1799 में लड़ा गया। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हमें पढ़ने हैं। आगे एक प्रश्न पूछ लिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कि एसबीआई की शुरुआत में नाम क्या था। तो शुरू में एसबीआई का नाम एसबीआई नहीं था, पहले इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। 1955 में इसका नाम एसबीआई रख दिया गया। वर्तमान में एसबीआई के चेयरपर्सन दिनेश कुमार खरे है। 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है 1921 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें 3 बैंक मिलकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बने थे, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 27 जुलाई 1921 को हुई थी और इसी इंपीरियल बैंक को बाद में एसबीआई में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया गया। आगे प्रश्न पूछ लिया गया कि हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ध्यान रखिए। तो हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2, जिसे कि हम लोग गॉडविन ऑस्ट्रिन के नाम से भी जानते हैं। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर नापी गई है और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो वह है माउंट एवरेस्ट और तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। ध्यान रखिए कि माउंट एवरेस्ट, जिसे कि सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। और भारत में अगर बात करें कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वो है कंचनजंगा। और भारत में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है नंदा देवी। आगे पूछ लिया गया कि भारत में पहली पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहां हुई थी। तो राजस्थान के नागौर से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। अच्छा, यहां से कई सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, क्या आपको पता है? जैसे कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन के बाद किया गया, तो 73वां संविधान संशोधन के बाद किया गया। इसके अलावा भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ। भारत के पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार किसे कहा जाता है, तो BR मेहता को कहा जाता है। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज्यों में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, तो 73वां। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी, तो 1959 यानी 1959 को हुई थी। और भारत में पंचायती राज व्यवस्था स्थापना जो है सबसे पहले हुई थी नागौर राजस्थान में और दूसरे नंबर पे कहाँ हुई थी, वो है आंध्र प्रदेश में। अच्छा, क्या आपको पता है कि अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है, तो इसी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है अशोक मेहता समिति। आगे एक प्रश्न कंप्यूटर से पूछ लिया गया कि कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी यानी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी किसे कहा जाता है। तो देखिए, तो 2 तरह की मेमोरी होती है इसमें। एक तो वॉलेटाइल मेमोरी जो कि कुछ समय बाद खत्म हो जाती है, जैसे आप पावर ऑफ करते हैं तो वॉलेटाइल मेमोरी खत्म हो जाती है, यानी वॉलेटाइल खत्म हो जाती है। और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी जो होती है वो सेव हो जाती है। तो पावर ऑफ होने पर डेटा को सुरक्षित रखने के लिए नॉन वॉलेटाइल मेमोरी को यूज किया जाता है। तो रोम जो है रीड ऑनली मेमोरी, ये जो है ये कौन सी है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। हार्ड डिस्क नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। सॉलिड स्टेट ड्राइव ये सारे क्या है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, जहां हम लोग डाटा को सुरक्षित रख सकते हैं। ऑफ करने के बाद भी डाटा जो है खत्म नहीं होती। जबकि वॉलेटाइल मेमोरी की बात करें तो वो एक अस्थायी मेमोरी है, यानी कि जैसे आप लोग कंप्यूटर को बंद करते हैं वो सारी मेमोरी खत्म हो जाती है, जैसे कि रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, जैसे कि कैश और रजिस्टर्स, ये सारे कंप्यूटर के ऑफ होने के साथ ही खत्म हो जाते हैं, यानी वॉलेटाइल हो जाते हैं। इसी कारण से इस तरह की मेमोरी को हम लोग वॉलेटाइल मेमोरी यानी अस्थायी मेमोरी कहते हैं। और जो कि कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी मेमोरी जो डिलीट नहीं होती है उसको हम लोग कहते हैं क्या, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, जैसे कि रोम।
आगे एक प्रश्न रेड बुक के बारे में पूछ लिया गया कि रेड डाटा बुक किसे कहा जाता है। तो एक्चुअली में जो जानवर, पौधे, कवक या तो दुर्लभ प्रजाति के जो भी हैं उनको सुरक्षित बनाए रखने के लिए इस पुस्तक में एक दस्तावेज बनाई गई है, डॉक्यूमेंट्स बनाई गई है, और इस तरह के डॉक्यूमेंट जहां बनाए गए उसे ही रेड बुक कहा जाता है। स्पेशली जो लुप्तप्राय जीव हैं, जिसके कारण जो लुप्तप्राय जीव है उन सभी जीवों के उल्लेख एक विशेष प्रकार की लाल किताब में किया गया है और उसे ही रेड डाटा बुक के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है हिंदी भाषा के बारे में बताता है। तो आर्टिकल 343 जो है हिंदी भाषा के बारे में बताता है, और संघ की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो इसी 343 में वर्णित है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी इसी आर्टिकल 343 यानी अनुच्छेद 343 में वर्णित है। अगर रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो हम लोग 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, जबकि 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ध्यान रखिए 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन अगस्त 2018 में मॉरिशस में आयोजित किया गया था और 2021 में वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है फिजी में आयोजित की जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया ब्रिटिश क्राउन शासन भारत में कब स्थापित किया गया था। तो ब्रिटिश क्राउन जो शासन है, रूल है, वो भारत में 1858 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न पूछ लिया है कि नेपाल किन भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो नेपाल के बॉर्डर कौन से हैं? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। ध्यान रखिए, याद कर सकते हैं उत्तर सिखंड विभंग से आप लोग याद कर सकते हैं। उत्तर से उत्तर प्रदेश है, सी से सिक्किम है, खंड से उत्तराखंड है, बी से बिहार है और बंग से बंगाल है। ये सारे नेपाल के सटे हुए राज्य है, बहुत बार पूछा जाता है, सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे पूछा गया कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस यानी नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे कब मनाया जाता है। तो हम लोग 2 दिसंबर को नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाते हैं। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है जिन्होंने स्पेशली भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवाई, उन्हीं को याद करने के लिए हम लोग नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाते हैं। ध्यान रखिए। और आपको बता दो कि भोपाल की जो गैस त्रासदी हुई थी वो 2 या 3 दिसंबर को हुई थी, रात को 1984 को। बहुत बार पूछा जाता है कि कब हुआ था भोपाल गैस लीक। तो 1984 1984 को 2 दिसंबर को हुआ था। कौन सा गैस लीक हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुआ था, जिनमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी, और उन्हीं की याद में 2 दिसंबर को हम लोग राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाते हैं। आगे पूछा गया FIH का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। ध्यान रखिए, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जो है वो जितनी भी इंटरनेशनल हॉकी प्रतियोगिताएं होती है, जैसे हॉकी वर्ल्ड कप, उसको आयोजित करती है। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है, और इसके अध्यक्ष वर्तमान में नरेंद्र बत्रा हैं। आगे पूछा गया कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी ग्लैंड कौन सा है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, यानी जिसे यकृत कहा जाता है। यकृत का मुख्य काम होता है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, यानी जो बॉडी में गंदगी आ जाती है, किसी प्रकार के केमिकल्स जो आ जाते हैं, उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम करती है लीवर, जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यानी ग्लैंड होता है। अगर सबसे छोटा ग्लैंड होता है कौन सा होता है पूछा जाए तो वो है कौन सा? पीनल ग्लैंड, जो कि होता है ब्रेन में होता है। और सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? लीवर। आगे पूछ लिया गया कि संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 8 दिसंबर 1951 को, और इस योजना को हैरेट डॉमर योजना के नाम पे कहा जाता है, क्योंकि यह योजना हैरेट डॉमर योजना पर आधारित थी। तो फर्स्ट 5 ईयर्स प्लान जो है 1951 में शुरू हुई थी। सेकेंड जो हुई थी 1956, यानी ये 5 सालों तक चलती है। इसी कारण से इसका कार्यकाल 1951 से 1956 तक। सेकेंड 5 ईयर्स प्लान 1956 से 1961 तक, थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 1966 तक, और जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था वो 1969 से 1974 तक था। अगला प्रश्न पूछ लिया है कि अल्बर्ट बिल जो है भारत में किस वायसराय के शासनकाल में आया था। तो अल्बर्ट बिल जो है रिपन के शासनकाल में आया था, जिनका कार्यकाल 1880 से लेके 1884 तक था। ध्यान रखिए, रिपन का कार्यकाल, लॉर्ड रिपन का कार्यकाल। और इसी समय भारत में 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई थी, और रिपन के द्वारा ही 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था।
अब डेफिनेटली आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर ये एल्बर्ट बिल है क्या। तो आपको बता दूं कि इस बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने का अधिकार दिया गया जिसमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल थे। इससे पहले क्या होता था कि अगर कोई यूरोपीय व्यक्तियों के मामले की सुनवाई होनी हो तो उसमें केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही शामिल होते थे, और बट इस एल्बर्ट बिल के बाद उसमें जो है भारतीय न्यायाधीश भी शामिल होने लगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि एसआई यूनिट रेजिस्टेंस का क्या होता है। तो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, ओम होता है। कई और पूछे जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर होता है, वोल्टेज का क्या होता है, वोल्ट होता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है, इसी प्रकार से इंटेंसिटी का कैडला होता है। इसी प्रकार से पूछा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्ट होता है, ध्यान रखिए। जैसे ओम का क्या होता है, ओम किसका होता है, रेजिस्टेंस का होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का टेस्ला होता है। एनर्जी वर्क और हीट का जूल होता है। पावर का क्या होता है, वाट होता है। एंगल का रेडियन होता है, और ल्यूमिनस फ्लक्स का ल्यूमेन होता है। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखिए एग्जाम में। आगे पूछा गया कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, ध्यान रखिए। ये जांघ की हड्डी जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, इसे फीमर कहा जाता है। ये 19 इंच लंबी होती है। और अगर पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो वो कान की हड्डी होती है, जिसे कि स्टेपिस कहा जाता है। पूछा गया कि ग्रे रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। तो ध्यान रखिए, ग्रे रेवोल्यूशन जो है वो उर्वरक उत्पादन से संबंधित है और खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित जो रिवोल्यूशन है उसे ग्रीन रिवोल्यूशन कहा जाता है। दुग्ध उत्पादन से संबंधित को श्वेत रिवोल्यूशन कहा जाता है। पीली क्रांति जो है खेत में तेल और तिलहन फसलों से संबंधित है। नीली क्रांति जो है मत्स्य से संबंधित है। इसी प्रकार से पिंक रिवोल्यूशन प्याज और झींगा मछली से संबंधित है। काली क्रांति जो है पेट्रोलियम से संबंधित है। सिल्वर रिवोल्यूशन अंडा से संबंधित है, और गोल्डन रिवोल्यूशन बागवानी उत्पादनों से संबंधित है। ये प्रश्न भी बार बार पूछे जाते हैं। आगे पूछा गया कि 8वीं अनुसूची में संविधान में कितनी भाषाओं को जोड़ा गया। तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को जोड़ा गया भारतीय संविधान में, और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत में भाषाओं से संबंधित है। 22 भाषाओं को जोड़ा गया, और 1992 में बाद में कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा, नेपाली भाषा को भी जोड़ा गया। 22 भाषाएं कौन से हैं आप लोग लिस्ट में यहाँ से देख पाएंगे। ये 22 भाषाओं को 22वीं अनुसूची के बाद भारतीय संविधान में जोड़ा गया। आगे पूछा गया कि 1971 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी किस राज्य में थी। तो वो असम में थी, ध्यान रखिए। 1971 तक जो है ये कहाँ थी, असम में थी। ध्यान रखिए, नॉर्थ ईस्ट में जो है 7 राज्य हैं जिसे कि 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। कौन सा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। ये 7 बहनों से नाम के विख्यात है। ये प्रश्न भी बार बार पूछे जाते हैं। आगे पूछ लिया गया 2019 का कोपा अमेरिका के विजेता कौन थे। तो 2019 में जो कोपा अमेरिका यानी फुटबॉल की जो टूर्नामेंट हुई थी उसके विजेता ब्राजील थे, और ये ब्राजील में ही आयोजित की गई थी। पेरू इसमें क्या था, रनर अप रहा था। आगे पूछ लिया गया कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर मुंबई में है, जो कि 1992 में जो है स्थापित किया गया था। इसके अध्यक्ष अभी कौन है, गिरीश चंद्र जी हैं। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर मुंबई में, जिसकी स्थापना की गई थी 1875 में। अगला प्रश्न पूछा गया, जमीन में पानी के रिसाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को जो है इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है, यानी जो पानी के रिसाव होकर नीचे पानी जाती है उसे इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है। आगे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ध्यान रखिए, इनमें से जावा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, और क्योंकि जावा जो है एक लैंग्वेज है। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो यूनिक्स, उबंटू, MS-DOS, लिनक्स, ये सारे क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो आपके लिए फायदेमंद है और आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे और सबसे पहले मिले, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो फायदेमंद है तो आपकी छोटी सी हेल्प हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, लाइक करना मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही, जल्द ही लौटेंगे नई वीडियो नए नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।